हेलो डियर ऑल स्टूडेंट, नमस्कार मित्रों। तो चलिए हम जो है विश्व भूगोल के संदर्भ में हम चर्चा कर रहे थे और आज जो है हम उसके आगे जो है टॉपिक पर और भी अहम चर्चा करने वाले हैं। विश्व भूगोल जो कि भौगोलिक दृष्टि से काफ़ी विस्तृत सब्जेक्ट होता है। तो अभी हम जो है इसके पूर्व वाले टॉपिक में हमने चंद्रमा के संबंध में चर्चा किए थे और उसमें मैंने जो है अपभू उपभू बताया था। तो अपभू और उपभू ये दोनों चीज़ होती क्या है। दरअसल मैं एक चीज़ और आपको क्लियरलीफाई कर दूं कि अपभू और उपभू क्या होती है। भाई, अपभू जब चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर अंडाकार मार्ग में लगाता है, ठीक है ना, जब चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर, है ना, चंद्रमा, ये जो आपको पृथ्वी दिख रही है और ये पृथ्वी आपको जो दिख रही है, ये पृथ्वी है और ये आपको चंद्रमा दिख रहा है, ठीक है। जब चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर एक अंडाकार मार्ग में लगाता है, ठीक है, ये चक्कर लगा रहा है, तो पृथ्वी का जब चंद्रमा जब अंडाकार मार्ग में चक्कर लगाता है तो क्या होता है इसमें कि इनके बीच में दूरी बढ़ते और घटते रहती है। चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में सामान्यतः दूरी का बढ़ना और दूरी का घटना, ये दो प्रक्रिया जो है सामान्यतः देखी जाती है। दूरी का बढ़ना और दूरी का, जब चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाती है परिक्रमण पथ में तो क्या होता है कि दूरी बढ़ती है और घटते जाती है। इसमें क्या होता है कि जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है, सबसे निकट होता है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं डियर दोस्तों, आपको पता है जब चंद्रमा सबसे निकट होता है तो उसे उपभू कहते हैं, यानी निकट होगा तो उसे उपभू कहेंगे। और जब चंद्रमा पृथ्वी से अधिक दूर होगा, यानी दूर होगा तो उसे बोलेंगे अपभू, ठीक है, अपभू। डेट इज क्लियर। जैसे कि इसके पहले मैंने बताया था, पृथ्वी सबसे निकट होगा जब परिक्रमण गति में तो उसे उपभू, और जब पृथ्वी जब चंद्रमा जब परिक्रमण मार्ग में दूर होते जाएगा तो उसे अपभू की स्थिति कहते हैं, ठीक है ना। अब इसमें सुपर मून भी एक चीज होता है, आपने नाम सुना होगा सुपर मून। सुपर मून भी देख लेते हैं कि यहाँ सुपर मून होता क्या है, ठीक है ना। आपको चीजें मैं पूरी चीज जो है क्लियरलीफाई करा रहा हूँ कि सुपर मून भी क्या होता है। जब चंद्रमा परिक्रमण पथ पर पृथ्वी के सबसे निकट होता है, जब चंद्रमा परिक्रमण पथ पर पृथ्वी के सबसे निकट होगा, यानी कि मान लो कि यहाँ सबसे निकट है, परिक्रमण कर रहा है चंद्रमा किसके, पृथ्वी के, और जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उस स्थिति में क्या होता है, तो प्रतिदिन की अपेक्षा 14% अधिक बड़ी दिखता है। यानी जो प्रतिदिन चंद्रमा दिखता था तो उससे जो है 14% दुगना आपको जो चंद्रमा बड़ा दिखाई देता है और 30% अधिक चमकदार दिखाई देता है। यानी कि सुपरमून में घटना में क्या होता है कि चंद्रमा जब पृथ्वी के चक्कर लगाएगा तो उसमें क्या होता है कि पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो ये इसमें क्या होती है कि पृथ्वी के सबसे निकट होता है। स्थिति ऐसी आती है कि उसमें पृथ्वी के सबसे निकट होता है और निकट होने के साथ साथ क्या होता है कि 14% आपको जो है अधिक बड़ा दिखाई देता है। कौन बड़ा दिखाई देता है, तो चंद्रमा बड़ा दिखाई देता है और 30% की मात्रा में अधिक चमकदार दिखाई देता है, अधिक चमकदार दिखाई देता है। तो इस स्थिति को हम सुपर मून की घटना कहते हैं, यानी इसी स्थिति को हम सुपर मून की घटना कहते हैं। और यह सबसे पहले जो है 14 नवंबर सन 2016 को, ठीक है ना, 14 नवंबर सन 2016 को पिछले 68 वर्षों का सबसे बड़ा सुपरमून देखा गया था। यानी 68 वर्षों के अंतराल में सबसे बड़ा सुपरमून जो है 14 नवंबर सन 2016 को डियर मित्रों देखा गया था। तो ये हो गया सुपरमून के बारे में। अब एक चीज और आती है इसके बाद में कि ब्लड मून क्या होता है। आपने ब्लड मून भी नाम सुना होगा, सुपरमून और ये ब्लड मून। तो ये भी जो है चंद्रमा के ही बारे में, नेक्स्ट उसके बारे में हम पढ़ रहे हैं। जब परिक्रमण पथ पर जब सूर्य व चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, ठीक है ना, जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य, यानी कि सूर्य
पृथ्वी और ये चंद्रमा, ठीक है ना। चंद्रमा क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है, ठीक है। और परिक्रमा करने के बाद ही क्या होता है कि इनके बीच में कौन आ जाता है, चंद्रमा, सूर्य और यहाँ पृथ्वी, ठीक है ना। आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं, मैं यहाँ पर ये दिखा देता हूँ, ठीक है ना। ये आपका चंद्रमा है, ठीक है ना, ये चंद्रमा है, ठीक है, ये पृथ्वी है और ये सूर्य है, ठीक है। ये चीज़ें आपको देखने को मिल रही हैं कि परिक्रमण पथ पर जब सूर्य व चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है, सूर्य और चंद्रमा के बीच जब पृथ्वी आ जाती है, सूर्य और चंद्रमा के बीच, सूर्य और चंद्रमा, ये सूर्य और चंद्रमा, ठीक है ना। तो ये सूर्य, आपका सूर्य ये हो गया, चंद्रमा और सूर्य के बीच ये सूर्य हो गया, सूर्य के बीच में क्या आ रही है, आपकी पृथ्वी आ जाती है। तो उस स्थिति में क्या होता है, ये पृथ्वी है आपकी, ठीक है ना। ये अर्थ मैं इसे दिखा देता हूँ, ये इसको मैं सूर्य वाले को ऐसा दिखा देता हूँ रेड से, ठीक है ना, ताकि आपको समझने के लिए अच्छा होगा। तो ब्लड मून में देखिएगा, मैंने क्या बोला, परिक्रमण पथ पर, परिक्रमण पथ पर जब सूर्य व चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी की परछाई पड़ने के कारण, ठीक है, तो पृथ्वी की परछाई पड़ने के कारण चंद्रमा लाल दिखाई देने लगता है। तो पृथ्वी की परछाई पड़ने के कारण क्या होता है, सूर्य के बीच में ये आ जाती है पृथ्वी, तो पृथ्वी की परछाई पड़ने के कारण जो है आपका चंद्रमा लाल दिखाई देने लगता है, ठीक है। तो आपका चंद्रमा क्या दिखाई देने लगता है, लाल दिखाई देने लगता है। तो इसी घटना को हम ब्लड मून कहते हैं, ठीक है ना। और एक समान होने के कारण ही चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है, ये याद रखिएगा। तो ये जो है ब्लड मून को मैं एक बार दोहरा देता हूँ कि परिक्रमण पथ पर जब सूर्य व चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तो पृथ्वी की परछाई पड़ने के कारण चंद्रमा लाल दिखाई देने लगता है, ठीक है ना, समझ आ गया। अब उसके बाद में इतनी चीज़ आपको स्पष्ट हो गई। उसके बाद में हम और भी आगे बात करते हैं, आप नोट डाउन भी करते चलिएगा, बहुत ही स्लोली मोशन में आपको पढ़ाया जा रहा है ताकि आपको ये विषय वस्तु काफ़ी स्पष्ट समझ आए। उसके बाद में, ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। अब आगे हम देखते हैं कि क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। आपने नाम सुना होगा क्षुद्र ग्रह, क्षुद्र ग्रह, एस्टेरॉइड जिसको कहते हैं, ठीक है। अब ये दोस्तों, ये क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं। क्षुद्र ग्रह मंगल व बृहस्पति की कक्षा के मध्य पाए जाते हैं, यानी कि मंगल, ठीक है ना। आपको पता है कि मैंने बताया था आपको कि बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, ठीक है ना। तो मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह, ठीक है ना, मंगल और बृहस्पति ग्रह के मध्य में जो है क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। मंगल ग्रह और बृहस्पति के बीच में यहाँ पर जो है क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। कौन से ग्रह पाए जाते हैं दोस्तों, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, ठीक है ना, क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। मंगल और बृहस्पति के मध्य में कौन से ग्रह पाए जाते हैं, तो ये आपको याद रखना है कि क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के मध्य में पाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि मंगल के विस्फोट के कारण, यानी मंगल ग्रह के विस्फोट के कारण, इसका विस्फोट होने के कारण, मंगल ग्रह के विस्फोट होने के कारण, मंगल ग्रह के विस्फोट होने के कारण ही क्षुद्र ग्रह का निर्माण हुआ है, ठीक। ऐसा बोला जाता है भूगोलवेत्ताओं के द्वारा कि मंगल ग्रह के जो है विस्फोट होने के कारण जो है क्षुद्र ग्रह का जो है निर्माण हुआ है। क्या हुआ है, क्षुद्र ग्रह का निर्माण किसके कारण हुआ है, तो मंगल ग्रह के विस्फोट होने के कारण ही क्षुद्र ग्रह का निर्माण हुआ है।
और क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति की कक्षा में ही रहकर सूर्य की परिक्रमा करते हैं। ठीक है ना, मंगल और बृहस्पति की कक्षा में ही रहकर जो है क्षुद्र ग्रह क्या करते हैं कि सूर्य की क्या करते हैं, परिक्रमा करते हैं। सूर्य की क्या करते हैं, मंगल और बृहस्पति के बीच की कक्षा में रहकर जो है आपका सूर्य भगवान की जो है परिक्रमा करते हैं। ठीक है, ये ऐसा परिक्रमा चलते रहता है इनका। ठीक है, मंगल और बृहस्पति के मध्य में क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि मंगल के विस्फोट के कारण ही क्षुद्र ग्रह का निर्माण हुआ है, और मंगल और बृहस्पति के मध्य जो क्षुद्र ग्रह होते हैं तो वो इन्हीं के बीच की कक्षाओं में रहकर जो है सूर्य की क्या करते हैं, वो परिक्रमा करने का कार्य करते हैं। ये परिक्रमा करते रहते हैं। ठीक है ना, समझ आ रही बात। उसके बाद में एक अनुमान के अनुसार लगभग जो है ब्रह्मांड में जो है 4000 से अधिक, यानी कि बोला जाए कि 40,000 से जो है अधिक जो है क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। यानी कि इतने ग्रह जो है अधिक जो है क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं। ब्रह्मांड में 40,000 से अधिक क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं, जिनमें से मैं कुछ क्षुद्र ग्रह को आपका नाम बताता हूँ। फोरवेस्टा, नाम सुना नहीं होगा तो आप नोट कर लीजिए कि फोरवेस्टा यह एकमात्र ऐसा क्षुद्र ग्रह है जिसे बिना किसी यंत्र की सहायता से देखा जा सकता है। फोरवेस्टा एक क्षुद्र ग्रह है, ये भी क्षुद्र ग्रह है ना, क्षुद्र ग्रह है। फोरवेस्टा एक क्षुद्र ग्रह है जो बिना किसी यंत्र के माध्यम से देखा जा सकता है। यानी कि इसको देखने के लिए कोई यंत्र, दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी की सहायता नहीं लेना पड़ता फोरवेस्टा क्षुद्र ग्रह को। ठीक है ना। उसके बाद में दूसरा जो ग्रह है इटोकावा एक और दूसरा क्षुद्र ग्रह। ये पहला मैंने बताया, ये दूसरा महत्वपूर्ण की बात कर रहे हैं हम। तो इस क्षुद्र ग्रह पर जापान ने हायाबुसा नामक यान भेजा था। यहाँ पर जो जापान देश है, जापान ने अपना हायाबुसा आपने गाड़ी का नाम सुना होगा, तो ये हायाबुसा नामक यान जो है जापान ने सबसे पहले भेजा था, जिससे मिट्टी के कुछ नमूने लेकर आया। जब ये वापस धरातल पर आया तो ये जो है मिट्टी के कुछ नमूने लेकर आया। ठीक है ना, हायाबुसा नामक यान जो कि जापान के द्वारा भेजा गया इटोकावा क्षुद्र ग्रह में। तीसरा जो क्षुद्र ग्रह है, आपने नाम सुना होगा बेन्नु। ये भी महत्वपूर्ण जो है बेन्नु क्षुद्र ग्रह है। तो बेन्नु सितंबर 2016 में नासा के द्वारा, ठीक है ना, नेशनल एजेंसी जो नासा है आपकी, तो ओरिसिस रेक्स नामक यान बेन्नु नामक पर, यहाँ पर एक ओसिसिस नामक यान, ओसिसिस यान जो है अमेरिका ने, नासा ने भेजा था बेन्नु ग्रह पर। ठीक है, क्षुद्र ग्रह पर। तो ये तो हो गई क्षुद्र ग्रह की संकल्पना के बारे में। तो आपको यहाँ पर जो चीज़ बहुत ही स्पष्ट है, एक बार मैं दोहरा देता हूँ कि क्षुद्र ग्रह वे ग्रह होते हैं जो मंगल और बृहस्पति ग्रहों के ही बीच में रहते हैं। ऐसा माना जाता है कि मंगल के विस्फोटक के कारण जो है क्षुद्र ग्रह का निर्माण हुआ है, और क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के मध्य में ही रहकर सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। ब्रह्मांड में लगभग 40,000 से अधिक क्षुद्र ग्रहों की संख्याएं पाई जाती हैं। अब उसमें से कुछ जो क्षुद्र ग्रह हैं, जैसे कि फोरवेस्टा, इसे बिना किसी यंत्र के द्वारा जो है आप आसानी से देख सकते हैं। इटोकावा जो एक जापान के माध्यम से ये हायाबुसा नामक यान इटोकावा क्षुद्र ग्रह में भेजा, जो जब पृथ्वी के धरातल पर यह जब पहुंचता है तो मिट्टी के कुछ नमूने लेकर आता है। उसके बाद एक बेन्नु 2016 में नासा के द्वारा जो भेजा गया, तो ओसिसिस नामक जो यान है यहाँ पर भेजा गया। ठीक, उसके बाद हम आगे चर्चा करते हैं, बात करते हैं नेक्स्ट की उल्का पिंड। ये उल्का पिंड होते क्या है? दरअसल इसे उल्का पिंड या केतु के नाम से भी और जाना जाता है। केतु बोले या उल्का पिंड बोले, बात एक ही है। उल्का पिंड से भी अधिकांश बार सवाल आता ही है। तो उल्का पिंड धूल व गैस के कणों से, धूल व गैस के जो कणों से है ना, धूल व गैस के कणों से बने सूक्ष्म पिंड होते हैं, जो कभी कभी धूल व गैस के कणों से, यानी कि ये जो है, हम यदि बात करें कि उल्का पिंड क्या होते हैं, तो ये धूल और गैसों के कणों से जो है बने हुए एक पिंड होते हैं।
ठीक है ना, धूल और ये गैसों के पड़ने हुए आपको ये दिख रहा है। तो उल्कापिंड धूल व गैस के कणों से बने एक सूक्ष्म पिंड होते हैं, ठीक है ना, बहुत ही सूक्ष्म होते हैं, धूल और गैसों के कणों से बने हुए बहुत ही सूक्ष्म पिंड होते हैं, ठीक है ना, धूल व गैसों के कणों से बने बहुत ही सूक्ष्म पिंड होते हैं तथा कभी कभी पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, कभी कभी क्या होता है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण, पृथ्वी में आपको पता है कि गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, तो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होता है कि पृथ्वी की ओर आकर्षित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? पृथ्वी की ओर आकर्षित हो जाते हैं और पृथ्वी की ओर आने लगते हैं, किंतु पृथ्वी की ओर आते हुए ये वायुमंडल में प्रवेश करते हैं। जब ये पृथ्वी की ओर आते हैं तो आपको पता है कि पृथ्वी पर वायुमंडल की परतें हैं, जैसे कि आपको ये पृथ्वी आपको दिख रही है, तो पृथ्वी पर जो है वायुमंडल की परतें हैं, जैसे कि आप जब जाएंगे तो ये पृथ्वी की परतें आपको मिलती हैं, है ना, आयन मंडल, क्षोभ मंडल, समताप मंडल। तो क्षोभ मंडल के बाद में आपको जो है समताप मंडल, समताप मंडल के बाद में आपको आयन मंडल और आयन मंडल के बाद आपको बहिर्मंडल, ठीक है ना, यहीं पर आपका ओजोन लेयर भी होती है। तो ये जब पृथ्वी के धरातल पर, जब ये पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, कौन से बल के कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये पृथ्वी की ओर या धूल गैस से बने निर्मित जो उल्कापिंड होते हैं, जो कि बहुत ही सूक्ष्म आकार के होते हैं, ये पृथ्वी के धरातल पर आने से पूर्व क्या होता है कि ये वायुमंडल की परतें, वायुमंडल की परतें, ये वायुमंडल की जो परतें होती है जो आपको दिख रही है, बहिर्मंडल, आयन मंडल और आपका समताप और क्षोभ मंडल, तो इनमें ये प्रवेश करते हैं और आयन मंडल में ये विद्युत आवेशित कणों एवं ऑक्सीजन के कणों के साथ घर्षण करते हैं। जब ये आते हैं तो इसी आयन मंडल में ये जो उल्कापिंड होते हैं, जो कि एकदम सूक्ष्म जो कण होते हैं, ठीक है ना, ये एकदम सूक्ष्म कण आपको जो दिख रहे हैं, तो ये उल्कापिंड है ना, ये उल्कापिंड आपको दिख रहे हैं एकदम सूक्ष्म मात्रा में। तो यहाँ पर ये धूल के कण हैं, धूल के कण जो आपको धूल गैस के कण, तो जब ये पृथ्वी के धरातल पर, जब ये जी के मान के कारण क्या होता है कि ये खींचे चले जाते हैं, और खींचे चले आते हैं तो ये जो आयन मंडल में क्या होता है कि यहाँ पर विद्युत आवेशित जो ऋण होता है, ऋण विद्युत आवेशित है ना, आवेशित जो क्षेत्र होता है, तो विद्युत आवेशित ऋण के द्वारा आयन मंडल में विद्युत आवेशित कणों एवं ऑक्सीजन के कणों के साथ ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन यहाँ पर मौजूद होती है, ऑक्सीजन और विद्युत आवेशित कण के साथ में क्या करते हैं, ये घर्षण करते हैं, और घर्षण करने के उपरांत क्या होते हैं कि ये जो धूल गैस के कण ये जो जलने लगते हैं, कैसे लगते हैं, जलने लगते हैं, ठीक, और जलने लगते हैं, जब ये जलते हैं तो ये चमकदार दिखाई देते हैं, जब ये एकदम यहाँ पर आकर यहाँ पर आपको जब दिखेंगे तो यहाँ पर एकदम ये बहुत ही चमकदार दिखाई देंगे, बहुत ही चमकते हुए दिखते हैं, चमकदार दिखाई देते हैं, चमकदार दिखते हैं, ठीक है ना, घर्षण के कारण विद्युत आवेशित और ऑक्सीजन के जब इन दोनों का जब घर्षण होता है तो ये चमकदार दिखाई देने लगते हैं। तो इन्हें ही हम जो है टूटता हुआ तारा कहते हैं, इसे ही हम दरअसल जो है टूटता हुआ तारा के नाम से जानते हैं, ठीक है। और ये टूटता हुआ तारा हमको अधिकांश जो है आयन मंडल में ही दिखता है, आयन मंडल में अधिकांश हमको टूटता हुआ तारा मौजूद देखने को मिलता है, ठीक है। हम बोलते हैं ना कि हमने एक टूटता हुआ तारा आसमान में देखा, दरअसल वो टूटता हुआ तारा नहीं, दरअसल वो उल्कापिंड होता है, जो कि ये ऊपर जो है यूनिवर्सल से, जब ये उल्कापिंड जो धूल गैस से जो मौजूद जो बना होता है, तो ये एक छोटा सा पार्टिकल जो इसको क्या करता है कि पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण इसको अपनी ओर आकर्षित करती है, और जब आकर्षित करती है तो ये उल्कापिंड क्या होता है, जब ये पृथ्वी की धरातल पे आता है तो वो वायुमंडल की विभिन्न परतों से होकर गुजरकर जो है धरातल पे आने का प्रयास करता है, और बहिर्मंडल से होते हुए यह आयन मंडल में प्रवेश करता है। तो आयन मंडल में ये विद्युत आवेशित कणों का यहाँ पर समावेश होता है, और ऑक्सीजन के साथ में जब घर्षण करता है तो ये दोनों के सम्मिश्रण से क्या होता है कि ये जलने लगता है, और जलने लगने के कारण ही क्या होता है कि ये आपको जो चमकदार दिखाई देता है, और चमकदार दिखाई देता है तो ये ऐसा लगता है कि हमको ये टूट कर ये जो है इधर में कहीं की ओर बिखरते हुए दिखाई देता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, अधिकांश रूप में टूटता हुआ तारा कहते हैं, जो कि आयन मंडल में ही हमको संभवतः इसका देखने को मिलता है। कभी कभी उल्कापिंड धरातल पर पहुंच जाते हैं और धरातल पर गिरने पर यह बड़ा सा गर्त करते हैं,
कभी कभी क्या होता है कि यही उल्कापिंड जो है ये पृथ्वी के धरातल पर गिरते हैं, और पृथ्वी के धरातल पर जब गिरते हैं तो एक बड़ा सा बहुत ही गर्त करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि एक बोलना चाहिए कि एक बहुत ही बड़ा सा एक गर्त कर देते हैं, गड्ढा सा कर देते हैं, ठीक है, बहुत ही बड़ा सा एक गर्त कर देते हैं, जिससे कि क्या होता है कि वहाँ पर एक छिद्र बन जाता है। उल्कापिंड जब धरातल पर पहुँच जाता है तो धरातल पर गिरने पर बड़ा सा एक गर्त करते हैं, जिससे हम अधिकांश रूप में क्रेटर कहते हैं, ठीक है ना। और क्रेटर या गर्त बन जाता है, क्रेटर और गर्त बन जाता है, उल्कापिंड का धरातल पर गिरने से क्रेटर या गर्त बन जाता है। तो जैसे कि जो बुल्डाना जिले में जो लोनार झील है वो भी जो है उल्कापिंड के गिरने से ही धरातल पर जो है महाराष्ट्र राज्य में जो आपकी जो लोनार झील है, लोनार झील बहुत ही खारे पानी की झील है, ये खारे पानी की है ना, खारे पानी की झील है, समुद्र से भी ज़्यादा खारा पानी है, लवणता है इस झील में, लवणता वाली झील बोलते हैं लोनार झील को। तो समुद्र से भी अधिक यहाँ पर खारापन देखने को मिलेगा इस झील में। तो महाराष्ट्र के जो बोलना चाहिए कि बुल्डाना जिले में जो है ये आपको लोनार झील देखने को मिलती है। तो ये भी जो है उल्कापिंड के गिरने से ही निर्मित हुई है, ठीक है ना। उल्कापिंड के गिरने से जो है लोनार झील महाराष्ट्र का निर्माण हुआ है, जो कि बहुत ही खारापन है, समुद्र के जल से भी अधिक ज़्यादा यहाँ लवणता पाई जाती है, ठीक है ना। तो इसका एक प्रमुख उदाहरण है उल्कापिंड के टूटकर गिरने का, ठीक। उसके बाद में होबा वेस्ट, यह नामीबिया में पाया गया, अभी तक एक सबसे बड़ा ये एक होबा वेस्ट, मैं आपको एक उदाहरण बता रहा हूँ एग्जाम्पल सपोज के रूप में, कि एक होबा वेस्ट ये सबसे बड़ा उल्कापिंड है, अब तक के का सबसे बड़ा उल्कापिंड अगर कोई है तो ये होबा वेस्ट उल्कापिंड है, जो कि नामीबिया में पाया गया, नामीबिया में पाया गया है ये होबा वेस्ट, जो कि अब तक का सबसे बड़ा उल्कापिंड है। और कुछ धूमकेतु होते हैं जिनका परिक्रमण काल निश्चित देखा गया है, ठीक है ना। उल्कापिंड के साथ में कुछ धूमकेतु होते हैं जिनका जो है परिक्रमण काल निश्चित देखा गया है। तो धूमकेतु की जो खोज है, ये खोज करने वाले धूमकेतु की खोज किसने की, ये भी अधिकांश बार पूछा जाता है। तो टाइको ब्रे जो भूगोलवेत्ता थे, इन्होंने धूमकेतु की खोज की। याद रखिएगा कि धूमकेतु की खोजकर्ता कौन है, तो धूमकेतु की जो खोज करता है वो टाइको ब्रे नामक भूगोलवेत्ता है। और टारिनोटाल्क में धूमकेतु है, तो इसके बाद में हम धूमकेतु के बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है ना। तो धूमकेतु के संबंध में हम चर्चा करने से पूर्व मैं बता दूं कि धूमकेतु के बारे में जब आपने सुना होगा कि एक हेली धूमकेतु आपने नाम सुना है, ठीक है, एक हेली धूमकेतु नाम सुना होगा आपने, जो कि हेली धूमकेतु 76 वर्षों के बाद दिखता है। कितने वर्षों के बाद दिखता है? 76 वर्षों के बाद में हेली धूमकेतु देखने को मिलता है, ठीक है। सबसे पहले बोलना चाहिए कि यह 1986 में देखा गया था, यानी कि सबसे पहली बार जो है धूमकेतु को कब देखा गया था, 1986 में देखा गया था। अगर आप इसमें 76 जोड़ दोगे तो ये 6 और 6 हो गया अब आपका 12, और 7 और 7 14 15 और 16 और ये 20। तो अब जो धूमकेतु आपको दिखाई देगा, धूमकेतु पृथ्वी से धरातल पे, पृथ्वी से जो है आपको आकाश में जो धूमकेतु दिखाई देगा वो 2062 में आपको दिखाई देगा। यदि आपकी आयु सीमा 2062 तक के आप जीवित रहते हैं तो बेशक आपको जो है ये हेली नामक धूमकेतु आपको 76 वर्षों में दिखाई देगा सन 2062 में, ठीक है ना। उसके बाद में यह धूमकेतु 16 एक और स्वासमेन नाम का एक धूमकेतु है। बहुत सारे धूमकेतु हैं, मैं उनमें से कुछ महत्वपूर्ण धूमकेतु बता देता हूँ। एक आपका जो है स्वासमेन नाम का एक धूमकेतु है, ये स्वासमेन नाम का एक धूमकेतु है। यह 16 वर्षों के भीतर दिखाई देता है, 16 वर्षों के भीतर दिखाई देने वाला एक धूमकेतु है जिसका नाम स्वासमेन है, ठीक है। एक ऑटरेमा है, एक ऑटरेमा धूमकेतु है, ठीक है। ये भी 8 वर्षों में दिखाई देता है। कितने वर्षों में दिखाई देता है? 8 वर्षों में दिखाई देता है। एक लॉन्ग पीरियड कॉमेट है, एक लॉन्ग पीरियड कॉमेट है, ये भी एक लॉन्ग पीरियड कॉमेट धूमकेतु है। दरअसल ये भी 70 से 90 वर्षों के बीच में दिखाई देता है, 70 से 90 वर्षों के बीच में ये धूमकेतु दिखाई देता है। और ऑटमेटा
8 रेमा जो है वो 8 वर्षों के भीतर में आपको दिखाई देता है। उसके बाद में एक कोमा धूमकेतु है, एक और कोमा धूमकेतु आता है, ये भी याद रखिएगा कि एक कोमा धूमकेतु आपने नाम सुना होगा। अब एक कोमा धूमकेतु क्या होता है, धूमकेतु के शीर्ष भाग को हम कोमा कहते हैं और यह हमें दिखाई नहीं देता। धूमकेतु का आकार अत्यंत विशाल होता है और ये सूर्य के निकट दिखाई देता है, ठीक है ना। यानी कि इसकी जो आकृति या आकार है कुछ इस प्रकार से होती है, ये बहुत ही विशाल रूप में होता है जिसको कोमा बोलते हैं, कॉमेट बोलते हैं, ठीक है ना। यहाँ मैं लिख देता हूँ COMET। और इसमें जो है CH4 यानी मीथेन की जो है संज्ञा पाई जाती है, इसलिए इसकी एक पूंछनुमा आकृति होती है, ठीक है ना। ये बहुत ही आकार में बड़ा होता है, ये ऐसे आकार में आपको दिखाई देगा, ठीक है ना। ये कॉमा है, ठीक है। ये कॉमा के बारे में धूमकेतु जो होता है, धूमकेतु के शीर्ष भाग को, इसको शीर्ष वाले भाग को हम जो है कोमा कहते हैं, इसके शीर्ष वाले भाग को हम अधिकांशतः हम जो है कोमा कहा जाता है। और पीछे वाले जो भाग को जो है, जो विशाल अत्यंत बड़ा होता है, उस पीछे वाले भाग को हम पुच्छल तारा कहते हैं। इसको और जो है पुच्छल तारा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है ना। पुच्छल तारा के नाम से भी इसे जाना जाता है। और ऐसे पिंड जिनके गुणधर्म तारे के मध्य हो वे ब्राउन ड्वार्फ कहलाते हैं। अब बौने ग्रह क्या होते हैं, तो बौने ग्रह के बारे में भी आपको बता देते हैं कि बौने ग्रह वे ग्रह होते हैं जिनका आकार चंद्रमा से छोटा होता है। बौने ग्रह वे ग्रह होते हैं जिनका आकार, बौने ग्रह वे ग्रह जिनका आकार चंद्रमा से छोटा हो, चंद्रमा से इनका आकार छोटा होता है, ये बौने ग्रह कहलाते हैं, जो परिक्रमण पथ पर किसी अन्य ग्रह की कक्षा को काटते हैं। परिक्रमण जब ये करते हैं तो ये किसी अन्य ग्रह की कक्षा को काटने का प्रयास करते हैं, तो इन्हें बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। तो मैंने आपको कल बताया था कि बौने ग्रह कौन से होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में मैंने आपको कुछ तारामंडल के बारे में, तारों का ऐसा समूह जो निश्चित आकार की प्रकृति में हो, तो हम उसके आगे चर्चा करते हैं। तारामंडल पर इतनी चीज़ आपको क्लियरली पाई होगी, ठीक है ना। आप इसको नोट डाउन भी करते रहिए। ठीक है, उसके बाद इसको नोट डाउन करते रहिएगा। आगे हम चलते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यहाँ से भी सवाल कभी कभी छोटी छोटी एग्जामों में पूछ लिया जाता है, इसलिए मैं आपको बताने का प्रयास करता हूँ। उसके बाद में मैं आपसे जो चर्चा करने वाला था तारामंडल, ये तारामंडल होता क्या है ये भी देख लेते हैं। दरअसल तारामंडल तारों का ऐसा समूह जो निश्चित प्रकार की प्रकृति में के अनुसार आकृति में बनता है और तारामंडल कहलाता है। वर्तमान में 89 तारामंडल है, ऐसी जानकारी मिलती है। कुल तारामंडलों की जो संख्या है 89 है, ठीक है ना। यानी कुल तारामंडलों की संख्या कुल 89 है। और सेंटारम ये सबसे बड़ा तारामंडल है, है ना। सेंटारम जो है ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा अगर तारामंडल कोई होगा तो सेंटारम तारामंडल सबसे बड़ा है। और इसमें कुल 94 तारे हैं ऐसा बोला जाता है। इसमें तारों की संख्या है 94 तारे हैं। सेंटारम सबसे बड़ा तारामंडल है, इसमें तारों की कुल संख्या जो है 94 है। दूसरा जो है हाइड्रा, हाइड्रा जो है ये एक तारामंडल है जिसमें जो कुल तारों की संख्या जो है 68 तारे हैं। इसमें कुल तारों की संख्या कितनी है, 68 तारे है। उसके बाद में पोलारिस एक ध्रुव तारा बोलते हैं। तो ध्रुव तारा आपने नाम सुना होगा, ध्रुव तारा ये उस्मा माइनर या लिटिल वियर तारामंडल का सदस्य है। एक प्रॉक्सिमा सेंचुरी, प्रॉक्सिमा सेंचुरी नाम सुना होगा आपने। तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी होता क्या है, यह सूर्य का सबसे निकटतम तथा पृथ्वी का निकटतम तारा है। यह सूर्य से 4.3 प्रकाश वर्ष की दूरी में आपको देखने को मिलेगा। यानी 4.3 प्रकाश वर्ष की दूरी में आपको जो है प्रॉक्सिमा सेंचुरी नामक आपको तारामंडल देखने को मिलता है। और यह सौरमंडल में 8.6 प्रकाश वर्ष दूर है। प्रॉक्सिमा सेंचुरी के बाद सबसे निकट का तारा है। उसके बाद में स्वाति नामक एक तारा आपको देखने को मिलता है। तो ये स्वाति नामक तारा भी देखने मिलता है, जो कि 1650 में इसकी जानकारी मिली थी, स्वाति नामक की। फिर एक अभिजीत तारा आपको भी देखने मिलता है, अभिजीत, ठीक है ना। स्वाति अभिजीत ये भी एक तारा है, तारे की फोटो लिया गया था। उसके बाद में सूर्य का चक्कर लगाते समय जो है पृथ्वी 12 तारामंडलों से गुजरती है। जब पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगाती है, जब पृथ्वी
सूर्य का चक्कर लगाती है तो 12 तारामंडलों से होकर गुजरती है, ठीक है ना। ठीक है, तो जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो कितने तारामंडलों से होकर गुजरती है, तो 12 तारामंडल से होकर गुजरती है। याद रखना है, पृथ्वी जब सूर्य का चक्कर लगाती है तो ये आपको दिख रहे हैं, मैंने आपके लिए बना दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। तो जब पृथ्वी सूर्य का पूर्ण रूप से चक्कर लगाती है तो वो 12 तारामंडलों से होकर गुजरती है, ठीक है। 12 तारामंडलों से होकर गुजरती है, जिन्हें हम राशियां कहते हैं। आप राशि देखते हो कि नहीं, शेष, मेष, है ना, तुला, है ना, वृश्चिक। तो ये 12 राशियां हैं। एक राशि को पार करने में पृथ्वी को 1 माह का समय लगता है। अगर एक राशि को पार करना है तो 12 माह का समय लगता है, यानी 1 साल का समय। पृथ्वी को एक राशि पार करने में 1 माह का समय लगता है। एक राशि पार करना है तो 1 माह का समय लगेगा, और 12 राशि को पार करना है तो कुल उसको 12 माह यानी कि 1 वर्ष पूर्णतः लगेगा उसको, ठीक है ना। तो ये चीज है आपके। उसके बाद पृथ्वी का चक्कर लगाते हुए नक्षत्र की बात करें तो पृथ्वी का चक्कर लगाते समय 27 तारा समूह से गुजरना पड़ता है। पृथ्वी का आकार लगाते समय नक्षत्र चंद्रमा 27 तारा समूह से गुजरता है। अब नक्षत्र क्या होते हैं ये भी देख लेते हैं, इसको हटा देते हैं। छोटी छोटी चीज है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नक्षत्र क्या है ये देख लेते हैं, ठीक है। पृथ्वी का चक्कर लगाते समय चंद्रमा, ये आपकी पृथ्वी है और पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है चंद्रमा। जब पृथ्वी का चक्कर लगाएगा चंद्रमा तो यह कुल 27 तारामंडल से होकर गुजरेगा, ठीक है ना। कितने मंडल से? 27, यानी कि पृथ्वी का चक्कर लगाते समय चंद्रमा 27 तारा समूह से गुजरता है। इन्हीं को जो है नक्षत्र का नाम दिया गया है, ठीक है। और नक्षत्र को पार करने में पृथ्वी को 1 दिन से थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, यानी चंद्रमा को पृथ्वी से जब चक्कर लगाती है तो इसको चंद्रमा को पार करने में पृथ्वी को 1 दिन से थोड़ा अधिक समय लगता है। जिस दिन चंद्रमा जिस नक्षत्र के सामने होता है उसे चंद्रमा उस समय नक्षत्र नहीं दिखाई देता है। तो ये नक्षत्र संबंधी सवाल आएंगे तो ये आपसे बनने चाहिए। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों, तो इसको आप नोट डाउन कर लिए होंगे। आशा है कि आपको यहाँ से कुछ विषय वस्तु आपको स्पष्ट समझ आई होगी। अगर समझ आती तो मेरा चैनल या हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अधिक से अधिक शेयर करिएगा। धन्यवाद।